नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड देख लिया था राजल अपन ने, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, 6th, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बेसिस पे बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हो, मैं बता भी चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कौन से ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का। इसकी भी अपन बात कर चुके थे कि वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्यों फॉर्म करते हैं या इतने ज्यादा कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉक्स के हिसाब से जाओगे तो एफ ब्लॉक की कॉम्प्लेक्स शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, देन डी ब्लॉक की, देन पी ब्लॉक की, देन एस ब्लॉक की। ठीक है, ये अपने को बेसिक ध्यान रखना है, इसमें से सवाल कुछ नहीं आना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की। आज मैं आपको सवाल बताऊंगा, वो सवाल याद रखिएगा, फोटो भेज दूंगा मैं आपको, उन सवाल को मेमोराइज कर लीजिएगा, लॉजिक देखेंगे उसका, बट बहुत ज्यादा चांसेस है उनमें से क्वेश्चन आने के। मैग्नेटिक डी ब्लॉक के सॉल्व एग्जांपल्स जरूर करके जाइएगा, एंड अनसॉल्व्ड आल्सो, सिर्फ एग्जांपल्स। एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना वो मैं बता दूंगा, इसमें कोई छटनी नहीं है, आपको सारे सॉल्व और सारे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने हैं। 60% सवाल राजल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हो जाते हैं। तो अगर जब भी दिमाग में कोई एग्जांपल या कोई सवाल देखो डी ब्लॉक का, तो उसमें एक अलग से साइड पहले कॉन्फ़िगरेशन की भी बना लेना, ठीक है ना। ये अपन देखेंगे कैसा क्या होगा क्या नहीं टाइम आने पे। खैर, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे बात करूं तो म्यू स्पिन का फॉर्मूला आप जानते हो, √n × n+2। ठीक है, एन अंदर आता है, सॉरी, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई डायमैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कलर दो रीजंस की वजह से शो करते हैं। एक होता है डी ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। D5 के अंदर जो कलर शो होता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, और D5 कलर कब शो करेगा, जब वीक फील्ड लीगेंड हो, वीक फील्ड लीगेंड हो, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो, उस टाइम वो जो कलर शो करता है वो कलर किसकी वजह से शो करता है, LMCT की वजह से। LMCT क्या होता है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बाकी रेस्ट बात करें D1 to D9, ये सारे कलर शो करते हैं बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। सिर्फ एक D5 ही ऐसा है, एक्सेप्ट D5, जो कलर शो करता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, और जो ट्रांसफर होता है वो कहां से का होता है, लीगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये कुछ समझ में आया क्या, क्या कहना चाह रहा था मैं? हाँ। बात क्लियर है ये? तो ये एक लिख लीजिए, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। D1 से D9 जो भी है वो DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का सवाल है एक्चुअल में, बट इसमें पढ़ते हैं अपन। बाकी एक D5 है जो कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब लीगेंड कैसा हो, वीक फील्ड लीगेंड।
कलर के बेसिस पे बात करें तो ये मुंशिल व्हील कहलाई जाती है या कलर व्हील बोलते हैं इसको। ठीक है, समझते हो ये क्या बनाया है मैंने, क्यों बनाया है। सपोज अगर आपकी येलो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो आपको जो कलर दिखेगा वो वॉयलेट दिखेगा। ठीक है, अगर आपकी ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो जो कलर आपको दिखेगा वो ब्लू दिखेगा, ग्रीन हो रही है तो कलर जो दिखेगा वो रेड दिखेगा, या वाइस वर्सा। रेड एब्जॉर्ब हो रही है तो कलर जो दिखता है वो ग्रीन दिखता है। ठीक है, यही मुंशिल व्हील कहलाया जाता है। ठीक, चार्ज ट्रांसफर क्या होता है वो समझिए। Ar4s2 3d6 Fe+2 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। Fe एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है +3। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो होता है। अब वो कलर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने पूछा था कि सपोज आपसे कोई कलर वलर पूछ ले तो अपन किस बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे। तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, लेकिन यहाँ बताया जाता है उसे अगर D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा जल, क्योंकि डायमैग्नेटिक है, कलरलेस होता ही है। ठीक है, D1 या D9 हो तो जो कलर होता है वो होता है ब्लू। Ti3+ एक्सेप्शन होता है इसका, इसमें कलर जो होता है वो वायलेट होता है। D1 एंड D9 सॉरी। D2 एंड D8 हो तो जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और क्या क्या ध्यान रखना है, Fe+2 Ni+2 का जो कलर है वो ग्रीन है। Mn+2 CO+2 का जो कलर है वो पिंक है। Cr+3 का कलर होता है वायलेट इन वाटर। ये याद रख लीजिएगा। Fe+3 का कलर होता है पेल येलो। ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ कलर के बारे में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी रहने दो, जो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो मेंस का पार्ट आ जाता है। अपन बात करते हैं 9th पॉइंट की, हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। और हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट। देखिए होता क्या है राजल, खुद बताना। देखो, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आपने कोई मेटल सॉलिड का क्रिस्टल लिया है और उसे एम गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन से गैस में, एटम, एक क्रिस्टल था सॉलिड, उसको आपने गैस में कन्वर्ट करा है गैसियस एटम में। इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी लिबरेट होगी, बताइए। एनर्जी देनी पड़ेगी, सामने वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, Q स्टैंड्स फॉर हीट। अब डेल्टा H अगर मेरा +Q होता है, यानी कि अगर हीट एब्जॉर्ब होती है,
इसे ही प्रोसेस को आप बोलते हो हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर आपने इसी एम सॉलिड का 1 मोल ले लिया, देन इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मोलर हीट ऑफ एटमाइजेशन। अगर मैंने ये जो क्रिस्टल है उसका सिर्फ 1 मोल लिया है तो मैं इसे मोलर हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलूंगा। ठीक है, क्लियर। ट्रांजिशन ये लिख लो एक बेसिक, फिर बात करते हैं। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होने का मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। भावनाएं समझना राजन। जब भी आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो जब भी आप कोई भी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। सही बात। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरीके से यही मान लो कि कुंवारा लड़का है पोपटलाल, ठीक है, और पोपटलाल मरता है शादी के लिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मरते हैं पेयर्ड अप होने के लिए। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, बॉन्डिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्डिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, मेटलिक बॉन्ड, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटलिक नेचर होते हैं, उतने ज्यादा बनेंगे। और मेटलिक बॉन्ड जितने ज्यादा बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी बॉन्डिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। कौन सी बॉन्डिंग टेंडेंसी? मेटलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जितने ज्यादा मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, आपको उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सही बात। तो कुल मिला के अब जो अपन कंक्लूजन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा, इतने आप सोच ही लो कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, या हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए। सो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? डी इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, which is also directly proportional to molar heat of atomization, which is also directly proportional to boiling point, which is also directly proportional. ठीक है, जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियस सी बात है उतने ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा मोलर हीट ऑफ एटमाइजेशन, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो 3D सीरीज में बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? क्यों? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ भी आपको कुछ ऐसा नजर आता है। क्यों बोल रहा हूं मैं क्रोमियम? क्योंकि देखिए राजल, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जैसे स्कैंडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है,
तो जब आप क्रोमियम तक जाते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मैग्नीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। तो क्रोमियम तक तो बढ़ता है लेकिन उसके बाद घटने चालू हो जाते हैं। तो ये जैसे ये क्रोमियम है सबसे नीचे वाला, क्रोमियम तक तो बढ़ा उसके बाद घटे। सेम पूरे ग्रुप का होता है, कार मोटो वाली, सारे क्रोमियम वाले ही हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा हो। राजुल मैथ्स आपके के बायो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या सीन है इसका? देखिए, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में बात करूंगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है रिडक्शन। मैं आपको ऑक्सीडेशन के टर्म में समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, देखिए, अपन एक इक्वेशन लिखते हैं राजल। m सॉलिड गिव्स mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने लिखी है ये एक्चुअल में ऐसी है नहीं। सीधा सीधा m सॉलिड mn प्लस एक्वस में नहीं बदल गया। इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या है वो समझिए। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला जानते हो, गिब्स फ्री एनर्जी का? ये दो, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, एक तो ये होता है, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर देखी होगी तो उसमें ये कहीं देखा है? नहीं देखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जब अपन पढ़ेंगे जब देखेंगे। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक, मेरा ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा तभी मेरा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, एंड देयर फॉर माई प्रोसेस विल बी व्हाट? स्पॉन्टेनियस। चलिए, ई नॉट अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो दैट नेगेटिव एंड द ऑलरेडी नेगेटिव दैट कम्स इनटू द फॉर्मूला बिकम्स पॉजिटिव ना। नहीं समझे? ये नेगेटिव तो पहले से ही है, ये भी अगर नेगेटिव पुट कर दोगे तो दोनों पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर गलत। हाँ जी, ठीक है। इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी लेस देन जीरो कब होगा? जब आपका ई नॉट नेगेटिव ए पॉजिटिव। एक मिनट रुकिएगा, है ना। हाँ जी, तो डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है। अब समझिए, एम सॉलिड से एम एन प्लस एक्वस जाने की कहानी। इतना लिख लीजिए राजन, है ना, क्योंकि मेरे को स्पेस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, फिर बात करेंगे। चलो, अब जो अपन ने रिएक्शन लिखी थी वो कुछ इस प्रकार थी। एम सॉलिड गिव्स एम एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक्चुअल में 3 स्टेप की रिएक्शन है। वो 3 स्टेप कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एम सॉलिड से एम गैस जाता हूँ। सॉलिड से जब आप गैस में जाते हो, सब्लिमेशन बोलते हैं इसे, सही है ना। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ मोलर
एटमाइजेशन, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब चाहिए उसे अपन हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस राजल होता है एंडोथर्मिक, क्योंकि एब्जॉर्ब होती है हीट, और उस केस में जो आपका डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है। एक बार आप मेटल गैस में पहुंच गए, अब ये आयनाइज होगा Mn प्लस गैस में प्लस n इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या अपने को Mn प्लस गैस चाहिए? नहीं, अपने को तो क्या चाहिए? एक्वस चाहिए। तो Mn प्लस एक्वस सॉरी गैस को जब मैं पानी से रिएक्ट करवाता हूँ तो ये कन्वर्ट होता है Mn प्लस एक्वस। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेप है, क्या करा है मैंने? इलेक्ट्रॉन निकाला ही है। तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं, क्या है? मोलर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि हाइड्रेशन थर्ड में मैंने जो वाटर से रिएक्ट करवाया है, ये कहलाया जाता है हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। तो कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो ऊपर वाले दो प्रोसेस हैं ये नेचर में कैसे हैं? एंडोथर्मिक राजन। ये जो थर्ड प्रोसेस है ये नेचर में कैसा है? एक्सोथर्मिक। ओवरऑल आपकी रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा, या सॉरी ओवरऑल आपकी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इन तीनों की कंबाइन वैल्यू पे। ठीक है, वही भी अगर मेटल सॉलिड को आप अगर एम ऑक्सीडाइजेशन करके Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन में बदल रहे हो, तो ऑक्सीडेशन में ये 3 स्टेप इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच नॉट होगा वो इन तीनों के समेशन पे एक्चुअल में डिपेंड होगा। ठीक है, मतलब it is equal to delta H naught of the reaction is equal to delta H naught M of atomization plus delta H naught M of ionization plus delta H naught M of hydration। ठीक है, अब ज्यादातर केसेस में क्या हुआ? हाँ, वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा ना, उसमें क्या होगा? हाइड्रेशन वाला, उससे अच्छा तो हम डायरेक्टली इसको वेपराइज कर दें। राजन, जो आप बोल रहे हो एक्चुअल में, अब ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आ जाता है। देखिए, ये जो आप वेपराइजेशन या सब्लिमेशन की बात करते हो, ये जो डेल्टा एच होता है ना किसी भी मेटल का, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो आप बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट सॉरी सॉलिड से लिक्विड में अपन जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में एक्चुअल में आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी मेटल का, या किसी का भी। आप जब वेपराइजेशन अगर आपको निकालना है मेटल का, जैसा कि आपने बोला कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करके निकाल ले, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के टाइम जो आप डेल्टा एच निकालोगे वो एक्चुअल में उसके सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे निकलता है। समझ में आया बात क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी भी मेटल का डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि आप जब सपोज किसी को सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हो, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही निकाल पाओगे, कहीं और नहीं। सिमिलरली जब आप सब्लिमेशन करवाते हो या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, तो उस टाइम जो आप डेल्टा एच कैलकुलेट करोगे वो उसके वेपराइजेशन पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर पाओगे, और कहीं नहीं। मेटल सॉलिड से अपन जब मेटल एक्वस में जाते हैं पहली बार, एक बात हमेशा ध्यान रख के चलिएगा कि
सॉलिड से एक्वस में जाने का जो आप एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाते हो, जो आप रूल लगा रहे हो कि सॉलिड को डायरेक्टली वेपराइज कर दीजिए, पहली बात तो सॉलिड को आपको हमेशा लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। मैं अगर आपको इस तरीके से एग्जांपल करके समझिएगा, Cu+2 से आपको रिड्यूस होना है ना, Cu+2 का आपको रिडक्शन करना है। बताओ कहां तक कर पाओगे रिडक्शन? Cu+2 की मिनिमम वैल्यू बोलिए जहां तक आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, मानते हो कि नहीं? हाँ। ये नहीं करवा सकते आप। ये कहा नहीं करवा सकते आप? ये रिडॉक्स में नहीं करवा सकते आप। आयन से मेटल आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। Cu+2 का रिडक्शन रिडॉक्स की हेल्प से आप सिर्फ Cu+ तक ही करवा पाओगे। जैसे Fe+3 की मैं बात करूं तो Fe+3 का रिडक्शन आप सिर्फ Fe+2 तक ही करवा पाओगे विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स। इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से आप जरूर Fe+3 से Fe ऑब्टेन कर सकते हो। बात समझ में आई? तो किसी भी आयन का जब आपको रिडक्शन करवाना होगा तो आपको उसकी एक्वस फेस से जरूर गुजरना पड़ेगा। ठीक बात है? ठीक बात है। और दूसरा, जैसा कि आपने बोला कि इसमें 3 स्टेप क्यों ली, तो कुछ एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है राजल, जिसी पे आप मेजर कर सकते हो, और उस स्टैंडर्ड कंडीशन का नाम है रूम टेम्परेचर। ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या होता है, आपकी एक रॉड कंटेनर होता है, इसके अंदर जिस भी मेटल का आपको रिडक्शन करवाना है या ऑक्सीडेशन करवाना है उस मेटल का सोल्यूशन होता है। किसी भी मेटल के ऊपर आयन आने का मतलब वो उसकी एक्वस फेस में है। इतनी बात क्लियर? और उसी मेटल के सॉल्यूशन में वही मेटल डिप होता है। जैसे ZnSO4 का आप सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसके अंदर जो रॉड डिप होगी वो किसकी होगी? जिंक। CuSO4 का सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसके अंदर जो रॉड डिप होगी वो किसकी होगी? Cu की। और ये जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है राजल, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे आप वेपराइजेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है? फिलहाल एक काम करो, ये लिख लो 3 स्टेप का प्रोसेस, फिर बात करते हैं आगे। क्या कहना चाह रहा था मैं उसके बेसिस का सवाल देखें। जी, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से खेचा ना, आयनाइजेशन नहीं होता वो। चलिए, पूरा लिख लिया? ये कुछ नहीं लिखना था है ना, इसका कोई काम नहीं। क्या कह रहा था मैं वो समझिए। तो आपका जो ओवरऑल डेल्टा एच नॉट होगा वो डिपेंड करेगा एक तो एटमाइजेशन पे, एक आयनाइजेशन पे और एक हाइड्रेशन पे। जब आप इन तीनों का समेशन करते हो राजल पूरे डी ब्लॉक का, मतलब पूरे डी ब्लॉक में जब भी आप किसी भी मेटल को M+N एक्वस में बदल रहे होते हो और उसमें से N इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। और उन तीनों स्टेप का जब आप समेशन करते हो लगभग हर मेटल का जो डेल्टा एच आता है वो क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव डेल्टा एच आने का मतलब क्या बात हुई राजल? कि इन सब का हाइड्रेशन
ज्यादा होता होगा और आयनाइजेशन और एटमाइजेशन कम होता होगा। ठीक है, पूरे डी ब्लॉक में अप्रोक्सीमेटली हर एक का जो डेल्टा एच आता है वो नेगेटिव आता है, सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स को छोड़ के। वो 4 एलिमेंट मैं बता देता हूं, Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Hg प्लस, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इन चारों का वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली आता है नेगेटिव। आपको सॉल्व एग्जांपल में एक सवाल दिया हुआ होगा इसी का, इसी से रिलेटेड एक सवाल होगा, मेरे को नंबर याद नहीं है। सॉल्व एग्जांपल का चार्ट दे रखा होगा M2 प्लस से M प्लस, देखिए एक बार एनसीईआरटी में निकालो। सॉल्व एग्जांपल में इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। How would you account for the increasing oxidizing power in the series VO2 plus CrO7 नहीं minus an नहीं नहीं नहीं, इससे पहले जाओ, इससे पहले होगा एक आधा एग्जांपल इसका। M2 प्लस से Mn रिडक्शन पोटेंशियल नाम से एग्जांपल होगा। अब ये मुझे नहीं याद, सॉल्व के इंटेक्स्ट का, इंटेक्स्ट माने अनसॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का नहीं, ये मैंने पढ़ा है। देख के बताऊं क्या यार मैं ऐसा? एक मिनट रुको, देखता हूँ मैं, मेरे पास एनसीईआरटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, मैं भेज दूंगा वो सवाल, वरना आपको दिख जाएगा वो, ऐसी बात नहीं है एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। मिल गया? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो राजल उसका आंसर जो है, अगर जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन्हीं टर्म्स में लिख रखा होगा। उसने जो डिफाइन कर रखा होगा वो उसने डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी के बेसिस पे जवाब दे रखा होगा। एक बार वो सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। Is mainly responsible. This also explains why the plus 3 state of Mn is of little import. ई नोट का और कोई सवाल नहीं है? इसमें एक तो इरेगुलरिटी पूछा है, के ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें मेरी इरेगुलरिटी पूछेगी, ये सब में मतलब इरेगुलरिटी क्यों है आयनाइजेशन एनर्जी में। इसमें जो Mn आयनाइजेशन अकॉर्डिंग चलो ठीक है, मैं देख के बता दूँ, है ना? चलिए, अब राजल बात करते हैं किसकी, कुछ एक बेसिक टर्म्स की। जैसे K2Cr2O7 है राजल, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो? ऑक्सीडाइजिंग जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूसिंग जो सामने वाले को रिड्यूस करे। अब यहाँ पे जब आप क्रोमियम निकालोगे तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो ना? +2 + 2x - 14 = 0, x बराबर आएगा +6। राजल चार्ट बनवा रखा था, क्रोमियम मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? डी ब्लॉक की सीरीज लिखवाई होगी, उसमें बताया होगा चार्ट।
+6 की शो कर सकता है ना। अब यहाँ पे क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, तो कंफर्म बात है कम ही होगा। कम होगा तो मतलब ये रिड्यूस होगा देयरफॉर इट एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बातें समझ में आती है? ठीक है, अब मैं आपसे दो चार सवाल पूछ लेता हूँ जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला, इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम टू जिंक, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आप ही से पूछ लेता हूँ, आगे का सवाल कंप्लीट नहीं कर रहा मैं, सबसे लोएस्ट किसकी होनी चाहिए? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन माने हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन किस पर डिपेंड करता है? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिंक में नहीं है। तो इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम टू जिंक, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? बस, ठीक है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मेटेलिक बॉन्ड बना नहीं सकता। ठीक, आगे। व्हाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट? लिखवा चुका हूँ। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए अपने को। ठीक है, ये जो भी सवाल हैं ये सारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल पूछा जाएगा कंफर्म। एक क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन है, ध्यान से बात सुनिएगा। एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, स्कैंडियम टू जिंक, इमेजिन कर लेना, बना नहीं रहा मैं। आपको कुछ एक सवालों का जवाब देना है। पहला, राइट द एलिमेंट विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम से जिंक में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता? ठीक है। सेकंड, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? कौन सा एलिमेंट इसमें से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है मोस्ट कॉमनली? समझ में आती है बात? क्रोमियम भी शो कर सकता है, बट कॉपर बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। ठीक है। चौथा तो खैर रिलेटिव है, बट इनमें से कौन सा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा और क्यों? अच्छा, ऐसा, ये थोड़ी देर में बात करते हैं, है ना। मैं आपको सवाल दूसरा दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, 1 मिनट रुकिए।
क्वेश्चन भूल गया हूँ मैं, वो क्या आया हुआ था राजल। एक सवाल होगा Mn+3 से रिलेटेड, कुछ ऐसा कि why Mn+3 which is a stronger oxidizing agent between Mn+3 and Cr+2, कुछ ऐसा सवाल होगा कहीं, देखना एक बार एनसीईआरटी में। क्या है सवाल, बोलिए प्लीज। चलो कोशिश करो जवाब देने की इसका। देखिए मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन बोलिए राजल, 4:3 है ना। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, उसी ने बोल रखा है D4 होता है, तो आप कैसे D3 कर रहे हैं। Mn+3 निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, है ना। इट इज Ar3D4, ठीक है। अब बताइए मैग्नीज की कौन सी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहती है, 3D5 के 3D4? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, ये सुना है आपने। तो भैया, है ना, तो 3D5 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू व्हाट, 3D4 के। तो Mn3+ काय में जाना चाहेगा, Mn+2 में। ये रिड्यूस हुआ है, क्यों? क्योंकि रिड्यूस होने पे वो क्या कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ऊपर वाली। तो वो रिड्यूस हुआ है मींस इट एक्ट एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक बात है। सब एक एक करके, मतलब आप ऐसे पूछ रहे हो कि T4 को क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल सही। हाँ, 1 2 D4 क्यों नहीं है। स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट राजल। आप स्टेबल हो ये मैं नहीं बोल सकता, आप अनस्टेबल हो ये मैं नहीं बोल सकता, मैं स्टेबल हूं या मैं अनस्टेबल हूं ये कोई दुनिया में कमेंट नहीं कर सकता। क्यों? कंपेयर किससे कर रहे हो उसकी बात चल रही, ठीक है। अगर आप D4 और D5 में कंपेयर करोगे, D5 विल बी मोर स्टेबल। D3 और D4 में कंपेयर करोगे देन D4 विल बी मोर स्टेबल। D5 और D7 में कंपेयर करोगे तो D7 विल बी मोर स्टेबल। बस यही बोला ना मैं, स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। बेवकूफ बनाते हैं लोग, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना राजल, कंपेयर बगल वाले से होता है, बगल के बगल वाले से नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप D4 को D5 से कंपेयर कर सकते हो, बगल वाला है। D5 को D6 से कंपेयर कर सकते हो, बगल वाला है। D5 और D7 को कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, D7 ही स्टेबल है।
D5 ये थोड़ी ना बात हुई कि मैं अगर आपसे पूछ लूं D5 और D9 में कौन स्टेबल, अपन तो एक बार रट्टा मार के बैठ गया, अब फिर ज्यादा स्टेबल होता, घटिया बात। अरे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, इसको कितने चाहिए कंप्लीट होने के लिए? एक। क्या लगता है क्या आसान होगा कि ये D5 ही रहे? अरे उसको तो एक चाहिए भाई साहब, वो तो एक होते ही तो फुल फिल्ड हो जाएगा, वो क्यों गधा है वो जो अपने चार लूज करेगा। समझ में आई बात? तो स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि D5 ज्यादा स्टेबल होगा, कंपेयर किससे कर रहे हो उसकी बात। ठीक है, क्या था, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि एक तो सीरियम और एक टर्बियम मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लिख लीजिए इसको। These are the members of the lanthanide series which are well known to show +4 oxidation state. आपसे मैंने शुरू में सवाल पूछा था कौन +3 में अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, आप तो जवाब दे पाओगे ना 3D सीरीज में, है ना? स्कैंडियम नहीं होगा उसका आंसर। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ नहीं पाएगा तो खुद ही रिड्यूस होगा। नहीं नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना हो, ये कोई बात थोड़ी ना हो। बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब उससे ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं करेगा, तो वो यूज करके फिर ऐसा मेरी बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुनो, बिहेव मेरी बात, रिड्यूसिंग रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं लॉस होते हैं? रिडक्शन। अरे Mn3+ Mn2+ में कैसे क्या होगा? 3 2 से कैसे हुआ होगा? नेगेटिव लिया होगा कि दिया होगा? राजल सुनो, है ना? तो +3 वाले ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो वो 2 में गया। तो जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन होता है मतलब अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा के घटा? इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा बुरी तरीके से कि छोड़ दिया? खींचा। जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। स्कैंडियम और मैग्नीज में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा? स्कैंडियम और मैग्नीज में मैग्नीज का ज्यादा, तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? मैग्नीज। तो कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, और क्या दे सकते हैं? चलो ये भी एक आई थिंक सवाल है आपके एनसीईआरटी में, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? एग्जाम दोगे इसका, एम्स का? अच्छा, उसमें भी सिलेबस कम कर दिया है, जितना आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें उतना। बताइए। Why do transition elements show variable oxidation state? How is the variability in oxidation state of D block differ from that of P block?
डी ब्लॉक में ज्यादा बिल्कुल सही। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए मरे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बॉन्ड बनाने के लिए मरे जाते हैं, तो भैया जैसे किसी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ी ना कि पांचों की शादी होगी तभी सारे के सारे गठबंधन करेंगे। जिसके पास ऑफर आता जाएगा वो एक्सेप्ट करता जाता है। एक ले आ भाई, एक तो कम से कम पेयर्ड हो, 2 ले आ, 3 ले आ, 4 ले आ, 5 ले आ। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। पी ब्लॉक में ऐसा राग नहीं होता, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक सवाल थे राजन, ज्यादातर आपके बोर्ड्स के आए हुए सवाल हैं। यही सारे आपके कहीं ना कहीं सॉल्व एग्जाम्पल या इंटेक्स के क्वेश्चन हैं। बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो मैं आपको सवाल भेजूंगा, और आपको डी ब्लॉक के क्वेश्चंस भेजता हूँ, देखिएगा उन्हें, गो थ्रू करिए सिलेबस। डी ब्लॉक आपका हो चुका है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट डी ब्लॉक, ठीक है। क्या ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी इसमें ऑफ, कुछ इक्वेशंस है CM2 प्लस 4i माइनस, ये कुछ इक्वेशंस है। अब ये तो आप, मैं समझ गया क्या कह रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में आप जो कह रहे हो वो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट K2Cr2O7 और KMnO4 रिएक्शन आती है वो। लेकिन क्योंकि K2Cr2O7 और KMnO4 हटा दिया है, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप करा है। बोलो करना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप जो रिएक्शन कह रहे होगे वो होगा I माइनस जा रहा होगा I2 में, रिएक्शन जब देखोगे तो। in this CO2 plus oxidizes I minus to I2 plus का कुछ reaction है। हाँ And और एक example है MnO7, each Mn is tetrahedrally surrounded by O's including the वो Mn+2 में जा रहा MnO होगा। मीडियम कौन सा दे रखा है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। मेरी बात सुनो, रिएक्शन कुछ इस प्रकार है क्या, मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हो कुछ ऐसा Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस नहीं PU है। PU कॉपर। अरे वो ठीक है, वो वेरी हो जाएगा, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ये बातें कुछ रिएक्शन कुछ ऐसी फैमिली। MnO2 प्लस KOH प्लस O2 कुछ ऐसा, ठीक है मेरे को भेज देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं।